हेलो, नमस्कार। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र एवं मानव भूगोल का विकास जो टॉपिक है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखें मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति यानी कि इसमें हम कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन करते हैं, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। प्रत्येक विषय का अपना नेचर होता है, अपनी प्रकृति होती है। उसी प्रकार से मानव भूगोल की जो नेचर, इसका जो प्रकृति है वो क्या है, इसको आप समझें। इसमें आप देखिए, जीन ब्रून्स नाम के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से होता है, इतिहास का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है और उसमें या जो स्थान है भूगोल का केंद्र बिंदु, उसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, हम तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य हमें दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अर्थात मानव भूगोल की जो प्रकृति है, जो नेचर है मानव भूगोल का, उसमें मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलाप जो है वो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत केंद्र में स्थान रखते हैं, केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास जो है कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। तो आप देखिए, इसको समझे एक बार और कि मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति या मानव भूगोल का जो नेचर है वो क्या है? मानव और मानव से संबंधित क्रियाकलाप, जो भी मानव पृथ्वी पर काम करता है, क्रियाकलाप करता है, कब, कहाँ और कैसे वो करता है और उससे क्या चीज़ें निकल कर या उभर कर हमारे सामने आती हैं, वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और वो सभी मानव भूगोल की प्रकृति में उसको लिया जाता है। ये मानव भूगोल की जो है नेचर या इसकी प्रकृति है। अगला टॉपिक हमारा है जिसमें आपके अगला बिंदु जो है वो मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र यानी कि इसका जो, इसमें हम कौन कौन से तथ्यों का या कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे मानव भूगोल में, या मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। इसमें मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है, इसमें आपके सबसे पहले आता है जनसंख्या। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण वैश्विक है या किसी भी प्रदेश का है तो उसका वितरण कैसा, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और इसी के साथ जनसंख्या से संबंधित इसका लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या का संगठन हो गया, आदि जो तथ्य हैं वो जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और ये मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है, क्योंकि जो जनसंख्या यानी कि जो लोगों की संख्या है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, दूसरा टॉपिक आपको बिंदु आपके इसका विशेष क्षेत्र है। प्राकृतिक संसाधन, किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज के अंतर्गत आपके जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये सभी इसमें आते हैं। प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे खनिज हो गए, आपके वनस्पति वगैरह हैं, यानी वन संसाधन जैसे हो गए, तो आदि जो हैं वो इसके अंतर्गत आपके संसाधनों में आते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, मानव द्वारा निर्मित जो दृश्य है जिसमें जैसे परिवहन हो गया, आवास भवन हो गए, औद्योगिक इकाइयाँ हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो मानव अपने काम के द्वारा पृथ्वी के ऊपर या
धरातल के ऊपर वो निर्मित करता है तो वो सांस्कृतिक वातावरण बनाता है और उन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया है। नियोजन व प्रादेशिक संगठन, अगला बिंदु है नियोजन और प्रादेशिक संगठन। तो वर्तमान समय में हम देखें तो इसका जो विषय क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता जा रहा है और इसके अंतर्गत नियोजन यानी कि योजना बनाना और प्रादेशिक संगठन या प्रदेशों के आधार पर उनका विस्तृत जो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। कालिक अनुक्रम, समय के साथ जो है बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं, उनका अध्ययन एक समय के अनुरूप, काल के अनुरूप किया जाता है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आगे हम बात करेंगे मानव भूगोल के विकास में तो इनकी बात करेंगे। और अन्य प्रदेशों से संबंध, जो वो क्षेत्र है तो उसका अन्य प्रदेशों के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार हम देखें तो मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसमें जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, नियोजन व प्रादेशिक संगठन, कालिक अनुक्रम और अन्य प्रदेशों से संबंध आदि जो तथ्य हैं, इन तथ्य जो है इनका अध्ययन किया जाता है। ये आपके मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल का विकास, अगला जो बिंदु है आज का हमारा, मानव भूगोल का विकास। विकास कैसे हुआ इसका, तो अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो मानव भूगोल के विकास क्रम को, मानव भूगोल के विकास क्रम को हम 3 युग के अंतर्गत या 3 भागों के अंतर्गत इसको हम रखते हैं या रख सकते हैं, जिसमें पहला आपके आता है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। प्राचीन काल यानी कि जो जहाँ से मानव भूगोल की जो शुरुआत मानी जाती है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल के अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन इसमें मानव भूगोल में किया जाता था और उसके बाद कैसे इसमें परिवर्तन आया। तो इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, प्राचीन काल में ज़्यादातर मानव के ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि आप बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है या चीज़ें आप देखते हैं, जैसे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वायु है, अग्नि, जंगल या वन है, वनस्पति आ गई उसमें सारी, सूर्य है, तो इन सभी को देवताओं के रूप में प्राचीन काल से पूजा जाता है और वर्तमान में भी इनको एक देवी शक्ति के रूप में मानते हैं। तो प्राचीन काल में प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था। प्राचीन समय में थेल्स और एनेक्सिमेंडर, 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम आते हैं। थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने प्राचीन समय में जो है जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन जो है इन्होंने किया है। और इसी समय हम बात करें तो भूगोल के अंतर्गत जो विचार दिए थे, हेरोडोटस, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो ध्यान रखिए। हेरोडोटस जो थे, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है। हेरोडोटस जो थे, इन्होंने क्या किया है, हेरोडोटस ने इतिहास के अंतर्गत हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा। घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख करने वाले कौन है, हेरोडोटस। कौन है, इतिहासकार, और इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है प्राचीन काल में इन्होंने। और उसी प्रकार से जो विश्व के अंतर्गत जो भौगोलिक ज्ञान जो बिखरा हुआ था उसको एक कड़ी के रूप में संग्रह करने का जो श्रेय जाता है वो हिकेटियस को जाता है। तो हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया और इसी कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूगोल के पिता हिकेटियस है। ध्यान रखिए आप, भूगोल के पिता किसे कहते हैं या भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस। इन्होंने क्या किया था, विश्व में जो भौगोलिक ज्ञान जो बिखरा हुआ था उसको व्यवस्थित करने का काम किया था सर्वप्रथम, और इसीलिए इनको भूगोल का पिता
कहा जाता है। तो प्राचीन काल के अंतर्गत आपको हेरोडोटस, हिकेटियस को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास की बात करें तो मानव के ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है, या मानव जो था वो प्राकृतिक शक्तियों के अधीन था। इसमें हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के ऊपर वातावरण का जो प्रभाव है उसका उल्लेख इन्होंने किया है। और हिकेटियस जो है, जिनको भूगोल का पिता कहा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम विश्व में जो भौगोलिक ज्ञान बिखरा हुआ था उसको एक करने का या व्यवस्थित करने का काम किया, और इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। प्राचीन काल, उसके बाद आता है आपके मध्यकाल। तो मध्यकाल के अंतर्गत अन्वेषण यानी बहुत सारे प्रयोग, खोज इसमें जो है किए गए। अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर मध्यकाल के अंतर्गत रहा। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, तो मध्यकाल में हम बात करें तो अन्वेषण, विभिन्न प्रकार की जो है खोज करने का काम, और विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण जैसे तथ्यों के ऊपर मध्यकाल में जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब प्रदेश के सभी पक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना। प्रादेशिक विश्लेषण तो मध्यकाल में शुरू हुआ। प्रादेशिक विश्लेषण, कोई भी प्रदेश है तो उसके सभी जो पक्ष है उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने का काम किया गया। आधुनिक काल की हम बात करें वर्तमान समय में, तो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, और इनके नाम आपको याद रखने हैं। जर्मन के भूगोलवेत्ता जिनमें हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिश्तोफेन और रेडजेल का नाम विशेष आता है। और इन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा आधुनिक काल की शुरुआत की गई, और इसमें मानव वातावरण संबंधों का नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। तो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो जर्मन के भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल और रिश्तहोफेन और रेडजेल से मानी जाती है। और इस समय में यानी कि आधुनिक काल की हम बात करें तो मानव और वातावरण संबंधों का नीतिवादी, संभववाद और नवनीतिवादी विचारधाराओं के साथ या नवनीतिवाद विचारधाराओं के साथ इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखें तो जो मैंने विचारधारा आपको बताई आधुनिक काल वाली, जिसमें आपके नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद, इन तीनों विचारधाराओं को आप थोड़ा सा समझें। नीतिवाद का मतलब होता है निश्चयवाद या नीतिवाद। इसमें या इस विचारधारा के अनुसार मानव जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। इस विचारधारा में जो है मानव जो है पूर्णतया प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो नीतिवाद जो विचारधारा है ये कहाँ लागू होती है? प्राचीन काल में, जहाँ मानव प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता था। मानव प्राकृतिक शक्तियों को देवी शक्ति के रूप में इनकी पूजा करता था। जैसे वनस्पति को पूजा जा रहा है, जैसे सूर्य को भी सूर्य देवता के रूप में, वायु को भी वायु के रूप में, अग्नि को अग्नि देवता के रूप में। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से जहाँ प्रकृति का प्रभाव मानव के ऊपर सबसे ज्यादा था, तो मानव ने प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। और ये विचारधारा अपने आप में क्या कहलाती है? नीतिवाद की विचारधारा कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रकृति क्या है? सर्वोपरि है। प्रकृति ही सर्वोच्च है, या प्रकृति का स्थान जो है वो सर्वोच्च है। और इस विचारधारा के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको मानव भूगोल की परिभाषा में बताया था कि जो एलन सैंपल जो थी, अमेरिका की भूगोलवेत्ता, रेडजेल की शिष्या थी, तो रेडजेल, एलन सैंपल, ये सभी जो है इस विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं, या इस विचारधारा की समर्थक हैं। एलन सैंपल कट्टर समर्थक थी वो। इसके बाद दूसरी विचारधारा आपकी आती है संभववाद। संभववाद विचारधारा
ये बताती हैं कि मानव जो है समय के साथ में प्रकृति में उपलब्ध संभावनाओं को तलाशता है। संभववाद विचारधारा, जिसमें मानव भूगोल के अंतर्गत जो संभववाद विचारधारा है, इसमें मानव की प्रकृति के ऊपर विजय को दर्शाया जाता है। अर्थात जो प्रकृति में उपस्थित संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश कर मानव नवीन जो हैं खोज करता है या नए नए आविष्कार करता है और प्रकृति को अपने अधीन करता है। संभववाद विचारधारा को देने वाले फ्रांस के भूगोलवेत्ता ब्लाश हैं, विडाल डी ला ब्लाश, जो संभववाद विचारधारा की नींव रखने वाले हैं, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। इनकी परिभाषा को भी आपने पिछले वीडियो में आपने जो है देखा है या मैंने बताया था आपको। तो संभववाद विचारधारा जो है वो मानव की प्रकृति के ऊपर विजय को दर्शाता है, या प्रकृति जो है मानव के अधीन, संभववाद विचारधारा। उसके बाद नवनीतिवाद विचारधारा। नवनीतिवाद विचारधारा के जो समर्थक या इसको देने वाले हैं वो है ग्रिफिथ टेलर। और नवनीतिवाद विचारधारा में जो है मानव प्रकृति को सामंजस्य, यानी कि हम देखें तो मानव और प्रकृति के जो है दोनों के सामंजस्य के ऊपर जोर दिया गया है। अर्थात इसमें जब प्रकृति हमें विपरीत परिणाम या गलत परिणाम देवे तो प्रकृति का जो शोषण है वो करना बंद कर दें। ग्रिफिथ टेलर ने इसमें हमें ट्रैफिक लाइट के 3 सिग्नल को बताया, जिसमें लाल, हरा और पीला है ना, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल। जब हम प्रकृति हमें ग्रीन सिग्नल दे तो आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, येलो सिग्नल दे तो आप धीरे धीरे करें, और रेड सिग्नल दे तो आप क्या करें, उसको रुक जाए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करें। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनीतिवाद विचारधारा को दिया गया। इसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ये मानव और प्रकृति के सामंजस्य को बताती है, या दोनों के जो है विवेक को बताती है। इसमें आपको मैं नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ आज का जो वीडियो है, और इनको आप नोट करें अपनी नोटबुक में। और अगले वीडियो में अपन चैप्टर 2 विश्व की जो जनजातियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं। मानव भूगोल के पिता, जैसा मैंने आपको बताया था, मानव भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल। और मानव भूगोल की प्रकृति, जैसा मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल की प्रकृति में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव और जो पृथ्वी है और इनसे जो उत्पन्न जो तथ्य हैं जो निकल कर हमारे सामने आते हैं। नवनीतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। तो इस प्रकार से मैं आपको ये उपलब्ध करा रहा हूँ नोट्स और क्वेश्चन, इनको आप कंप्लीट करें। और कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।